से देखो आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स में सबसे पहले एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सेक्शन पढ़ेंगे। किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस किस नेचर पे डिपेंड करेगा। यानी मान लीजिए हैलो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करना और हैलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करना है, इसको कैसे आपस में रिलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड है नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के बारे में नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिस मॉलिक्यूल्स को आप स्टडी कर रहे हो उस मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, किस तरह की बॉन्डिंग है, उस पर डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सबसे पहला टॉपिक हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सेकेंड टॉपिक जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा कलर देखेंगे। तो कलर ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, सो स्मेलिंग कैसा होता है, एंड थोड़ा सा डेंसिटी पढ़ेंगे। तो डेंसिटी ऑफ आरएक्स किस तरीके से रिलेट होता है। तो कलर ऑर्डर एंड डेंसिटी ऑफ हैलो एल्केन जो है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी ऑफ आरएक्स। यानी कि हैलो एल्केन की सॉलिबिलिटी, यानी कि हैलो एल्केन एज ए सॉलिड, मान के चलो हैलो एल्केन को आरएक्स को हमने सॉलिड ले लिया और साथ में वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट, तो इसमें देखेंगे सॉलिबिलिटी इसकी बढ़ती है या घटती है। जैसे आरएक्स हमने सॉलिड रखा, अब हमने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, मान के चलो इसके जगह पे हमने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होगा, जैसे मान के चलो हमने एल्कोहल ले लिया, एसिड ले लिया, तो हमने ये स्टडी करना है। तो सॉल्यूट यानी कि जब हैलो एल्केन को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तब जाके सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है, या हैलो एल्केन को जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तब जाके सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है। तो हमने स्टडी करना है इसके रिगार्डिंग। तो सॉलिबिलिटी ऑफ आरएक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से सॉलिबिलिटी आरएक्स जो है इफेक्ट करेगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्वेंट पे, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे सॉलिबिलिटी ऑफ आरएक्स को इफेक्ट करेगा। तो यही मेनली 3 टॉपिक्स को हमने सब टॉपिक्स को इस टॉपिक्स के अंदर जो है स्टडी करना है। तो एक एक करके पहले आप टॉपिक्स नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। तो इसको नोट डाउन कर लो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डील करने से पहले इसमें नेचर ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के पहले हम नेचर ऑफ इंटरेक्शंस पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ इंटरेक्शंस जैसे मान के चलो अगर इस टॉपिक को ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक को स्टडी में, तो ऑर्गेनिक को जनरली हम 3 कैटेगरी में डालते हैं। तो सपोज दैट एक के अंदर वंडरवॉल इंटरेक्शंस होता है, वंडरवॉल, और इसी को कहते हैं लंडन। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर कोई है तो वो लंडन या वंडरवॉल। सेकेंड जो आता है उसको कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल तो पढ़े ही हो, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है उसको क्या कहेंगे, डाइपोल बोलेंगे। और थर्ड टाइप का इंटरेक्शन जो होता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ये क्या है, अगर कभी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ या फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड अगर मुझे दिख रहा है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन का फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो जब भी किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा देन हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही 3 नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक कर रहे हो किसी कंपाउंड के अंदर
वहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होना चाहिए। कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डिंग में। अब देखो वंडरवॉल फोर्स की बात करें तो ये वंडरवॉल वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो जनरली हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है। हाइड्रोकार्बन में ध्यान से देखो क्या क्या होगा, या तो सिंगल होगा, इसको एल्केन बोलेंगे, या तो डबल होगा, या तो ट्रिपल होगा। ये हमने अभी एलिफेटिक की बात किया। इसके अलावा हो सकता है बेंजीन हो सकता है, या हो सकता है टॉलिन हो सकता है। टॉलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 अगर लगा दे, इसको टॉलिन बोलेंगे। तो ये सारे क्या है? एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन दिख जाए तो वहां पे किस तरह का इंटरेक्शन होगा? वंडरवॉल इंटरेक्शंस। या फिर गैसियस सब्सटेंस अगर कोई है, सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन किस में होता है? सॉलिड लिक्विड गैस में से किस में होता है? तो गैस। तो जहां पे गैसियस सब्सटेंस मिल जाए तो समझ लो वहां पे एक ही इंटरेक्शन होने वाला है। कौन सा इंटरेक्शन? वंडरवॉल फोर्स या वंडरवॉल इंटरेक्शन। अब देखो डाइपोल का ध्यान से देखो। डाइपोल में क्या होता है? तो जहां पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव, यानी कि डेल्टा मतलब पार्शियल, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव बन रहा है या पार्शियल निगेटिव बन रहा है। हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव जहां पे बना वहां पे अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाता है। जो फील्ड क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसी को कहते हैं डाइपोल इंटरैक्शंस। क्लियर है? अब डाइपोल इंटरैक्शंस में एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जनरली पोलर के बीच होता है। किसके बीच होता है? पोलर के बीच। अच्छा, इसी डाइपोल के अंदर भी एक इंटरेक्शन होता है, नोट डाल के लिख लेना। सो पोलर नॉन पोलर के बीच, पोलर नॉन पोलर के बीच इसको कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। वैसे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कम यूज होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। होता है क्या है? तो किसी भी पोलर को नॉन पोलर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो पोलर क्या करता है? नॉन पोलर सब्सटेंस को पोलराइज्ड कर देता है। ड्यू टू पोलराइजेशन वो समटाइम्स कुछ इंस्टेंट के लिए क्या होता है? पोलराइज बिहेवियर करता है। इसीलिए यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। तो पोलर नॉन पोलर के बीच डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर के बीच इंड्यूस्ड डाइपोल। ये कहाँ होगा? जैसे हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन में हमारा किस तरह का इंटरेक्शन होगा? डाइपोल। ROR में हो गया, ईथर में जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल होगा। एल्डिहाइड में जो इंटरेक्शन होगा ये डाइपोल। कीटोन्स में इंटरेक्शन जो होगा वो डाइपोल। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सारे इंटरेक्शंस को हम क्या कहेंगे? डाइपोल इंटरेक्शंस। यानी कि हाइड्रोकार्बन में वंडरवॉल, हेलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स में डाइपोल। अब लास्ट में बचा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिटेड कंपाउंड के पास ही है। जैसे एल्कोहल ROH, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे एसिड देख लो, R(C)2OH, एसिड में ऑक्सीजन का डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा वो वहां भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? और एक और कंपाउंड होता है RNH2, यहां भी देखो N का किसके साथ बॉन्ड है? H के साथ। तो यानी कि एमाइंस में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो याद क्या रखना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इसी 3 कंपाउंड के पास होगा, एल्कोहल, एसिड एंड एमाइंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एल्कोहल, एसिड और एमाइंस के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अदरवाइज हाइड्रोकार्बन के बीच वंडरवॉल, और इस दोनों के छोड़ के जो कंपाउंड्स आएगा उसके बीच क्या होगा? डाइपोल इंटरेक्शंस होगा। क्लियर है? तो
इसी बेसिस पे हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डील करने वाले, आगे सॉल्बिलिटी को भी इसी बेसिस पे डील करेंगे। फर्स्टली आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम टॉपिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो। नेचर ऑफ इंटरेक्शंस को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, इसी के बेसिस पे थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे, सॉल्बिलिटी को देखेंगे, इसी के बेसिस पे। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या करना है, एक एक पॉइंट में लिखाते जाऊंगा। इससे जनरली क्वेश्चन जब भी बनता है तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट में जो लिखना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, सो जो लोअर मेंबर ऑफ आरएक्स होता है, लोअर मेंबर ऑफ आरएक्स का मीनिंग क्या हुआ? सो जैसे सपोज दैट मिथाइल क्लोराइड हो गया CH3Cl, C2H5Cl हो गया, मतलब ऑलमोस्ट C1 से लेके C5 कार्बन वाले तक, ये लोअर मेंबर ऑफ आरएक्स है। ये जनरली जो होता है वो गैसेस स्टेट में अवेलेबल होता है। हाँ, लोअर मेंबर ऑफ आरएक्स इन गैसेस, बट हायर मेंबर जो होता है, हायर मेंबर ऑफ आरएक्स, हायर मेंबर ऑफ आरएक्स, ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। वैसा क्यों होता है? तो देखो, हायर मेंबर ऑफ आरएक्स का जो डेंसिटी होगा, हायर आरएक्स का जो डेंसिटी होगा वो लोअर आरएक्स के डेंसिटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हायर, मान के चलो किसी के पास 10 कार्बन है और किसी के पास 5 कार्बन है, तो 10 कार्बन का मास क्या होगा? 10 कार्बन का मास ज्यादा होगा 5 कार्बन के मास से। तो जब मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और डेंसिटी जब ज्यादा होगा, इसके वजह से ये हमेशा किस में होगा? या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। इसीलिए लिखाया हूं लोअर मेंबर ऑफ आरएक्स इन गैसेस स्टेट, बट हायर मेंबर ऑफ आरएक्स या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट है, तो मान के चलो हम कंपेयर करना चाहते, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन हेलो एल्केन एंड हाइड्रोकार्बन। अगर मुझे एक हाइड्रोकार्बन दे दिया है और एक हेलो एल्केन दिया, मान के चलो मुझे दे दिया C2H5Cl, और इसी के जैसा एक 3 कार्बन का मुझे इस तरीके से दे दिया प्रोपेन, और पूछ रहा है दोनों का कंपेरेबल मास है, ये इथाइल क्लोराइड है। तो अगर मान के चलो कंपेयर करना है आरएक्स एंड हाइड्रोकार्बन में से, आरएक्स एंड हाइड्रोकार्बन में से विच हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो आरएक्स और हाइड्रोकार्बन में से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आरएक्स में, हाँ, आरएक्स एंड हाइड्रोकार्बन में से बताओ। आरएक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आरएक्स के पास जो होता है इंटरेक्शन, वो कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस वंडरवॉल इंटरेक्शन से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बीच क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जनरली गैसेस स्टेट में होता है, तो वहां पे वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो वंडरवॉल इंटरेक्शन से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? ग्रेटर वैल्यूज होता है, जिसके वजह से हम बोलते हैं, सो इसी वजह से बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आरएक्स ग्रेटर देन इससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन पूछेगा तो वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आरएक्स इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन? तो सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस, हेलो एल्केन्स कंटेन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट हाइड्रोकार्बन्स हैव van der Waal interaction, or van der Waal interaction is a weaker interaction, so boiling point of Rx is greater than boiling point of hydrocarbon. क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट को पहले नोट डाउन करो, उसको 1-2 पॉइंट और इसमें देखेंगे फिर जाके इसको पॉइंट वाइज हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या देखना चाहिए? सो आरएक्स में क्या है? डाइपोल डाइपोल है, और हाइड्रोकार्बन में क्या है? वंडर वॉल इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं।
पॉइंट, इसी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ही पॉइंट नंबर 3 में देख रहे हैं। तो अगर मान के चलो मेरे को 3 टाइप्स का कंपाउंड दिया है, CH3Cl, CH3Br एंड CH3l, और पूछेगा विच हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या आंसर होगा बताओ? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, विच हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का साइज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ब्रोमीन से भी ज्यादा आयोडीन का साइज ज्यादा होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम होता है। अगर हैलोजन फैमिली की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन और ब्रोमीन से आयोडीन की क्या होगा? मास ज्यादा होगा। तो एक कंसेप्ट ये भी याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? थर्ड का है। फिर किसका है? सेकेंड का है, फर्स्ट का है। तो अगर डायरेक्टली अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर मास ही डिफरेंट दिया हुआ है तब तो हम सिंपल मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग देख लेंगे। बट अगर कभी सेम मॉलिक्यूलर मास है, अगर सेम मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड वाया नेचर ऑफ इंटरेक्शंस। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन से ही देखना पड़ेगा। जैसे हम पीछे डाइपोल डाइपोल, बट जहां पे मास ही अलग है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका कंफर्म बात है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा ना। तो सिंपल ये इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक और कंसेप्ट सीखते हैं इसमें, फिर नीचे हम देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में है एक स्टेटमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये तो अगर मान के चलो किसी भी, जैसे मान के चलो हमने 4 कार्बन का एक 2 3 4, एक ये बना लिया, एक ये बना दिया, और एक सपोज दैट कुछ इस तरीके से बना लिया। फर्स्ट कंपाउंड को देखो नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड को 2 ब्रोमो क्या बोल सकते हो? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इसमें ब्रांचिंग कितनी है? इसमें कोई ब्रांच है क्या? इसमें नो ब्रांचिंग, सिंपल। इसमें कितनी ब्रांचिंग है? एक ब्रांचिंग है, देख रहे हो? ये मेन चेन हो गया, एक ब्रांच हो गया तो 1 ब्रांचिंग। इसमें कितने हैं? अगर इसको स्ट्रेट मान लो तो कितने? 2 ब्रांचिंग। अब स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक मतलब देखो इसी का ये क्या है? पोजीशन आइसोमर है। इसमें हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था, अब हमने क्या कर दिया? सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया। तो याद रखना है पोजीशन आइसोमर हो या फिर क्या होना चाहिए? चेन आइसोमर होना चाहिए। यानी कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन पोजीशन और चेन आइसोमर को स्टडी कर रहे हैं, कहता है डिक्रीजेड विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से सरफेस एरिया क्या होगा? ब्रांचिंग इंक्रीज करने से सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज करने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इस वजह से अगर हम ऑर्डर लिखे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बताओ। तो सबसे जिसमें लेस ब्रांचिंग उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो कौन?
किस में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किस में होगा बताओ। फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंड में, और लास्ट में किस में होगा, थर्ड में। ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है। ब्रांचिंग अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो सरफेस एरिया डिक्रीज, और उसको जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो आप। हो गया। तो इसी के बाद इसी में सेकेंड टॉपिक मैंने लिखाया था, जो एक डेंसिटी का लिखाया था और एक कलर का लिखाया था, ऑर्डर का लिखाया था। तो देखो सेकेंड सब टॉपिक, सबसे पहले कलर। कलर जो जनरली जो कलर होता है वो एल्काइल हैलाइड्स प्योर फॉर्म में जो होता है, RX इनप्योर कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। बट क्लोराइड और ब्रोमाइड को अगर Hμ के प्रेजेंस में डाले, यानी कि सनलाइट में दे, कुछ कलर प्रोड्यूस करता है। इसको हम देखेंगे बाद में, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है उसमें भी देखेंगे। तो जब RCl और RBr को सनलाइट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कुछ कलर प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज वो प्योर फॉर्म में क्या होता है, कलरलेस होता है। हाँ, ऑर्डर की बात करें, स्मेलिंग की बात करें, इसका जो स्मेल जो होता है वो स्वीटनेस टाइप का होता है, स्वीट स्मेल होता है, सिंपल। और लास्ट में जो है मेन डेंसिटी है। तो डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिसमें जितना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम। और हैलोजन एटम में सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और लास्ट में फ्लोरीन का। ठीक है? तो डेंसिटी में बात करें तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ऑब्वियस थोड़ी सी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो तो ऑब्वियस डेंसिटी, और हैलोजन एटम में सबसे ज्यादा डेंसिटी आयोडीन का। नोट डाल के लिखना जो है, सो डेंसिटी ऑफ RX जो होता है वो ग्रेटर होता है डेंसिटी ऑफ H2O से। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन, तो ये आपको MCQ में इंपॉर्टेंट है। तो बस यही पॉइंट है, इसको लिख लो। उसके बाद लास्ट टॉपिक हम सॉल्युबिलिटी डील कर लेंगे, जो डिटेल में बात करना है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी, ध्यान से समझो सॉल्युबिलिटी के बारे में। जब भी कभी सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ता है सो सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और दोनों के बीच इंटरेक्शंस क्या है। तो सॉल्युबिलिटी में जैसे हमने केस 01 में सबसे पहले सॉल्यूट RX ले लेता हूं और उसके साथ सॉल्वेंट H2O को ले लेता हूं, वाटर को, यानी कि वाटर बिहेव्स एज द बेस्ट सॉल्वेंट। तो जब भी कभी किसी की सॉल्युबिलिटी चेक किया जाता है तो वाटर में चेक करेंगे, और एक हम केस 02 लेंगे जिसमें सॉल्यूट तो हमारा सेम ही रहेगा, सॉल्यूट RX ही रहेगा, बट इसमें हम सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे। सॉल्वेंट को हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक ले लेना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ध्यान से देखो, जैसे ही हमने वाटर के अंदर H2O के अंदर हमने RX को ऐड किया तो होगा क्या, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरएक्शंस होगा, और इंटरएक्शंस के बाद जो नेट बॉन्डिंग सेटअप होगा, नेट इंटरएक्शन जो आएगा वही डिसाइड करेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो जैसे सॉल्वेंट के बीच अगर इंटरएक्शंस की बात करें तो सॉल्वेंट के बीच का कौन सा इंटरएक्शंस होगा, तो H2O है। H2O में बात करें तो H2O में O के साथ डायरेक्टली H का बॉन्डिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अभी बताया था O जनरली डायरेक्टली जब H के साथ बॉन्डिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के साथ होता है, O का H के साथ, N का H के साथ, या F का H के साथ।
तो इसमें O का H के साथ दिख रहा है, तो हमारा यहाँ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो अब सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शंस क्या है बताओ। सॉलिड हैलो एल्केन में किस तरह के इंटरेक्शंस होता है, शुरू में बताया था। सॉलिड सॉलिड में RX को जब ब्रेक करोगे तो R पे X पे निगेटिव, R पे पॉजिटिव, तो ये पोलर है, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शंस। तो एक सॉलिड सॉलिड है जिसके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है, और एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट है जिसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब इस दोनों को एड ऑन करोगे तो बताओ नेट इंटरेक्शंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सॉलिड सॉलिड को जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट के साथ मिक्स करोगे तो हमारा नेट इंटरेक्शन आएगा क्या, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन आएगा। अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज का मीनिंग क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब और डाइपोल डाइपोल क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएगा तो फाइनल जो सॉल्यूशन का बॉन्डिंग बनने वाला है उसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनना नहीं है, क्योंकि जब RX को H2O के साथ करोगे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में फॉर्म नहीं होगा, जिसके वजह से सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, जैसे सॉलिड के पास डाइपोल डाइपोल और सॉल्वेंट के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, H2O हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट डिस्टर्ब्ड, इसको डिस्टर्ब्ड बाय किसके थ्रू, RX के थ्रू। RX ने क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर का उसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिस्टर्ब करेगा, कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर मान के चलो इसमें सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ग्रेटर तब होता जब एक होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रा, दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर किसी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है तो क्या बोलते हैं, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मान के चलो हैलो एल्केन को अगर हमने H2O में डालते और कोई अदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता, उस केस में हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या है, ग्रेटर है। अभी तो सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा, लेसर ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए एक स्टेटमेंट देते हैं, सो हैलो एल्केन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन H2O। हैलो एल्केन स्लाइटली सॉल्युबल इन H2O, स्लाइटली वर्ड को कहेंगे स्प्रिंगली लिखता है, तो काफी लेसर सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होने का मीनिंग क्या हुआ, लेस सॉल्युबल होने का यही मीनिंग हुआ। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच था उसको क्या किया, हैलो एल्केन ने डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से सॉलिड और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन आया, वो एक तरह का वीकर इंटरेक्शन हो गया कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में भी थोड़ा सा सॉल्यूशंस को रिलेट करोगे, तो जब कभी पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है, सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन काफी कम हो जाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में जब सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन काफी कम हो जाता है, उस वजह से क्या हो जाता है, सॉल्यूशन की जो सॉल्बिलिटी होती है वो काफी घट जाती है। सॉल्यूशन चाहता है इजीली क्या होना, वेपराइज होना। तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पेपर में पूछता है, सो हैलो एल्केन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन H2O, व्हाई। तो इसमें आंसर यही करेंगे, सो सॉलिड सॉलिड के बीच का इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल एंड वाटर हैव ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जैसे ही उसको डिजोल्व किए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर का वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसकी वजह से, हैलो एल्केन की वजह से। इसी वजह से क्या होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। क्लियर है, तो इसको फर्स्टली आप नोट डाउन कर लो, फिर एक केस 02 को भी हम उसके बाद स्टडी कर लेंगे, ये लास्ट केस रहेगा। को कैसे हम डील करेंगे, जब सॉल्वेंट हमारा क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो कोई,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट करेगा। केस 02 सॉल्यूट अभी भी हमारा RX ही है प्लस सॉल्वेंट जो हमने ऑर्गेनिक ले लिया। ऑर्गेनिक में सपोज दैट हमने ईथर ले लिया। ईथर ले लिया, अब बात करें तो सॉल्वेंट हमारा ईथर है और इसमें सॉल्यूट जो ऐड किया वो हेलो एल्केन है। तो बताओ सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कैसा होगा। सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की बात बताओ। ईथर में किस तरह के इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 3 कंपाउंड्स के अंदर ही होता है। कौन कौन सा। एसिड, एल्कोहल और एमाइंस। एसिड, एल्कोहल और एमाइंस को छोड़ के बाकी के बीच क्या होता है, डाइपोल डाइपोल। तो हमारा ईथर दिया हुआ है, तो ईथर के अंदर भी क्या हो जाएगा, डाइपोल 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 इंटरेक्शंस। अब देखो हेलो एल्केन के पास भी कौन सा इंटरेक्शंस होता है, डाइपोल डाइपोल ही। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो दोनों का इंटरेक्शन क्या है, कंपेरेबल है कि नहीं। यहां भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहां भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब कभी भी सॉलिड और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन आपस में कंपेरेबल इंटरेक्शन हो, मतलब सेम इंटरेक्शन हो, यहां पे देखो कंपेरेबल ऑब्लिक सेम इंटरेक्शन हो, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कंफर्म है, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चंस पूछता है सो हेलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी जो होता है वाटर के अंदर लेस होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मोर होता है। रीजन क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है और जहां भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगा वहां पे हेलो एल्केन और सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट लिए हैं ईथर या जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिए हैं उसके अंदर जो है कंपेरेबल इंटरेक्शन होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो नोट डाल के हम एक पॉइंट लिख लेंगे। तो RX हेलो एल्केन इज मोर soluble in organic solvent compared to water। यानी कि RX का मोर soluble किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और लेस soluble क्या होगा, वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ RX, तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, किससे, वाटर से। तो ये पॉइंट लिख लो, उसके बाद ये सॉल्युबिलिटी वाला जो है चीजें फिनिश हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे क्वेश्चंस है, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है which of the following compound have highest boiling point। जैसे फर्स्ट दिया है ब्रोमोमीथेन, सेकेंड दिया है ब्रोमोफॉर्म, थर्ड दिया है डाइब्रोमोमीथेन एंड फोर्थ दिया हुआ है क्लोरोमीथेन। फटाफट आंसर बताओ कौन सा होगा। Which of the following compound have highest boiling point? एक बार फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, CH3Br आ जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, C के साथ 3Br आ जाएगा। ब्रोमोफॉर्म का स्ट्रक्चर यही होता है, CHBr3 होता है।
इसमें क्या होता है CH2Br2 हो जाता है। और लास्ट की बात करें तो क्लोरोमीथेन है, मतलब CH3Cl होता है। तो CH3CH2Br2 CHBr3 हमें दिख रहा है। यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई क्या करना है, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है सब में। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दैट इज एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप सब में क्या है, मिथाइल ही है। तो मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम है। तो जब कभी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे वाया फंक्शनल ग्रुप के थ्रू, वाया फंक्शनल ग्रुप के थ्रू। और फंक्शनल ग्रुप में हमें पता है सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का होता है। इस वजह से सेकेंड वाले कंपाउंड के पास 3 ब्रोमीन है, तो कंफर्म बात है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा होगा। तो जिसके पास जितना ही फंक्शनल ग्रुप उतना ही उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसीलिए हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी है, सेकेंड को, फिर किसको बोलेंगे, थर्ड को, फिर फर्स्ट को, और लास्ट में किसको, फोर्थ को। क्लियर है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम एल्काइल ग्रुप था। तो सेम एल्काइल ग्रुप था तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमने देख लिया। नीचे वाले क्वेश्चन में जब देखोगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन सिंपल स्ट्रेट चेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एक ब्रांच कर दिया गया। 1 क्लोरोब्यूटेन सिंपल स्ट्रेट चेन। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एक ब्रांच कर दिया गया। आइसो का मतलब क्या होता है, सिंपल CC और लास्ट वाले C के साथ Cl, ये आइसोब्यूटाइल बन गया। अब सिंपल देखना है, लास्ट वाला जो 2 है, एक क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये 4 कार्बन वाला है। और ऊपर वाला क्या है, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। तो कंफर्म बात है ना, 3 कार्बन से 4 कार्बन वाले का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब 4 कार्बन में थर्ड और फोर्थ में क्या देख रहे हैं, थर्ड वाले के पास नो ब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं है। 1 क्लोरोब्यूटेन के पास कोई ब्रांचिंग नहीं है, बट फोर्थ वाले के पास क्या है, 1 ब्रांच है। तो जब ब्रांचिंग बढ़ता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, सो थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, फोर्थ का। ठीक है, थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ का, उसके बाद फिर से 1 क्लोरोप्रोपेन का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन था, ऊपर वाले में 3 कार्बन। तो उसके बाद फर्स्ट का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सेकेंड का। तो नीचे वाले क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम का भी क्वेश्चन था, क्योंकि एल्काइल ग्रुप भी डिफरेंट था और नंबर ऑफ ब्रांचिंग के बेसिस पे भी था। तो एल्काइल ग्रुप की वजह से, यानी कि हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ब्रांचिंग। तो अगर किसी में ब्रांचिंग जितना ही कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो।